Hello bachon, let's start with the question, and here the question says that it is a passage based question. Answer the question on the basis of your understanding of the following passage and related study concepts. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक पैसेज गिवन है, उस पैसेज को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली एंड देन वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. जो हमें यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन को हम फिर आंसर करेंगे. एंड फर्स्ट वी विल राइट हियर अवर की कंसेप्ट्स. ओके, सो जो भी हमारे की पॉइंट्स होंगे while explaining we will write down here, starting with our paragraph is that depletion of concentration of ozone over a restricted area over Antarctica is called as ozone hole. So basically एक ozone hole जो है वो फॉर्म होता है. What is ozone? So this is our first key concept here, that is कि जो ozone है, ozone layer, ये एक ओजोन का लेयर होता है जिसे O3 मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं. ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है ओजोन. इसका एक लेयर होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो कि क्या करता है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम UV रेडिएशन. वी कैन सी UV रेज, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम UV रेज टू द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सबसे मेन फंक्शन परफॉर्म करता है ये ओजोन लेयर. किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज से, यानी कि यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है ओजोन लेयर. तो ये ओजोन लेयर एक अंटार्कटिका की रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे ऑलरेडी ये ओजोन लेयर क्या हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है. यानी कि इस ओजोन लेयर की प्रॉपर एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, वो थिकनेस कम हो गई है, यानी कि लेयर थिन हो गया है. तो ये लेयर का जो थिनिंग होता है ना, उसे हम डिप्लेशन कहते हैं साइंटिफिकली. सो डिप्लेशन कॉज होने की वजह से ओजोन होल फॉर्म हो गया है. सो इन 1956 टू 1970 पीरियड स्प्रिंग टाइम थिकनेस जो है ओजोन की अंटार्कटिका के ऊपर, वो कितनी थी? 280 टू 325 डॉप्सन यूनिट. तो डॉप्सन यूनिट जो है उसकी हेल्प से ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो मेजर की जाती है. सो 280 टू 325 इतनी डॉप्सन यूनिट्स यानी DU जो है अंटार्कटिका के ऊपर थिकनेस जो है वो प्रेजेंट थी ओजोन लेयर की. 1997 इट वाज 225 DV, 136 DU इन 1985 एंड 94 DV इन 1994. तो 136 डॉप्सन यूनिट इतनी कम हो गई 1985 में. तो जो स्प्रिंग टाइम डिप्लेशन है ओजोन लेयर का, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट ओवर द पोल्यूटेंट्स विच रिलीजेस द केमिकल्स, जो कि क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दैट विल बी अवर सेकेंड की कंसेप्ट, दैट इज कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, दीज पोल्यूटेंट्स आर द रीजन व्हाई द ओजोन लेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड. ओके, तो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? तो बेसिकली जो सनलाइट होती है, सन की जो हीट होती है, उस हीट के साथ पोल्यूटेंट्स जो है वो इजीली रिएक्ट होते हैं. तो पोल्यूटेंट्स यानी कि ऑब्वियसली पोल्यूशन कॉज करने वाले अलग अलग केमिकल्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो केमिकल्स है ना, ये केमिकल्स सन की हीट के साथ इजीली रिएक्ट हो सकते हैं. और अगर ये हीट ज्यादा होगी, जैसे कि हमें पता है स्प्रिंग टाइम दैट मीन्स कि समर टाइम, तो समर टाइम में हीट क्या होती है, ज्यादा होती है. तो इसीलिए पोल्यूशन कॉज करने वाले पोल्यूटेंट्स उस टाइम में इजीली क्या कर सकते हैं, सनलाइट के साथ और सन की हीट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा कॉज होगा, जो कि ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन का सबसे मेन रीजन बनेगा. फाइन. So an ozone hole was discovered over Antarctica by Farman in 1985. So this is our main second key concept, third key concept. So third key concept क्या है? First ozone hole was found. कहाँ पे फाउंड हुआ था? फाउंड ओवर अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पे सबसे पहले ओजोन होल जो है वो फाउंड आउट हुआ, एंड दैट वाज बाय द पर्सन नेम्ड एज फार्मन इन 1985. तो 1985 में फार्मन ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो डिस्कवर किया था. एंड उसके बाद साथ ही साथ जो दूसरा ओजोन लेयर है वो भी डिस्कवर हुआ था, स्मॉल ओजोन होल, छोटा सा एक ओजोन होल नॉर्थ पोल में भी फाइंड आउट हुआ था इन 1990s. सो दिस थिनिंग ऑफ दिस ओजोन शील्ड, जो ओजोन शील्ड की जो थिनिंग है नॉर्थ पोल में वो 30 to 50 डिग्री नॉर्थ में रिपोर्टेड हुई थी. इन द पीरियड बिटवीन 1997 to 2001 जो एवरेज ओजोन कॉलम है दैट वाज बीन डिक्लाइन बाय 3%.
3% से ओजोन कॉलम जो है वो डिक्लाइन हो गया था. The thinning of ozone shield will increase the amount of UV radiation reaching to the earth, which will result in more person catching skin cancer and more person becoming blind. तो obviously क्या हो जाएंगे, ज़्यादा person, जितना ज़्यादा जो UV रेडिएशन है सन पे रीच अर्थ पे रीच होंगे. क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो थिन होता चला जा रहा है, तो इसलिए यूवी रेडिएशन इजीली अर्थ के सरफेस पे अगर रीच होते हैं, जितने ज़्यादा रीच होंगे उतने ज़्यादा हर एक तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा, चाहे फिर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो. एंड स्पेशली अगर ह्यूमंस पे इफेक्ट देखें तो स्किन कैंसर और बिकमिंग ब्लाइंड ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, दैट डिस्क्राइब हाउ कंटिन्यूअस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज हार्मफुल टू ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के लिए ये ओजोन लेयर की कंटिन्यूस थिनिंग जो है वो किस तरीके से हार्मफुल हो सकती है हमें बताना है. सो ये होगी हमारी फोर्थ की कंसेप्ट बेस्ड ऑन अवर आंसर. तो यहाँ पे ओजोन लेयर की जो थिनिंग है वो ह्यूमंस के लिए किस तरीके से हार्मफुल होती है. तो बेसिकली ये ओजोन लेयर डिप्लेशन होने के कारण यूवी रेडिएशन इजीली अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे ह्यूमंस पे. सो स्किन बर्न होने के कारण स्किन कैंसर देखने को मिलते हैं. आई प्रॉब्लम्स, दैट इज आई ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंड, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी पैराग्राफ में भी गिवन है स्किन कैंसर, आई ब्लाइंड. एंड उसके अलावा भी और इफेक्ट में देखने को मिलते हैं, दैट इज कि बॉडी में जो प्रेजेंट डीएनए एंड प्रोटीन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, गेट्स डैमेज्ड. ओके, सो जो भी डीएनए एंड प्रोटीन्स है जो बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन्स भी क्या हो जाते हैं, इजीली डैमेज हो जाते हैं. और उसके साथ साथ डीएनए प्रोटीन्स डैमेज होंगे ही, साथ साथ जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं. सो इस तरीके से जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमन के बॉडी पे देखने को मिलते हैं. इम्यून सिस्टम पूरी डैमेज हो जाती है, पूरे बॉडी के मेन डीएनए और प्रोटीन्स ही डैमेज हो जाते हैं इसके कारण. ओके, सो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो ह्यूमन पे देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.